हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन साइंस की क्लास नंबर 6, जो कि हमारी होगी, जो कि हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, है ना, जितने भी इसमें जो है इस पीडीएफ में हमने किया है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व हमारे लिए हैं। तो पहला हमारा क्या है? तो पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट तो आप जानते ही हैं कि हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट से इतना जान लीजिए कि हमको कितनी कैलोरी मिलती है। तो ये जो है हमें कितनी कैलोरी मिलती है, तो ये 1 ग्राम में, ऐसे हम देख लेते हैं, 1 ग्राम में हमको जो है 4 कैलोरी मिलती है। ठीक है, और 4.2 भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन 4 कैलोरी हमको इससे ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम में। उसके बाद आप जान लीजिए कि भारतीय थाली में कितना होता है, तो 60% तक का, और कहीं कहीं पर आपको 60 से 70% तक का भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। और आप जान लीजिए कि कहीं भी जो है, अभी इसको सूत्र को जो हम पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात जहां भी आपको मिल रहा है कितना, 1:2:1, तो वो आप समझिए कि वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसके अलावा इसका वर्गीकरण 2 आधार पे करते हैं, भौतिक और रासायनिक आधार पे। तो अनेक चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, और ये जो है हमें दीर्घ मात्रिक, मतलब दीर्घ मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। तो चलिए फिर देखते हैं ये प्रश्न पर, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है CnH2ON, फिर है BCH3COH, फिर है ऑप्शन हमारा CnH2n, फिर डी है CnH2ON। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या है, CnH2ON। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का सामान्य रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है, क्या मोनोसेकेराइड है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो हम वर्गीकरण अभी हमने बताया कि 2 भागों में बांटते हैं, तो जो रासायनिक आधार पर हम जो करते हैं, तो देख लीजिए आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है ना। एक होता है आपका मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड में आप समझ लेंगे। दूसरा क्या होता है हमारा, तो डाइसेकेराइड होता है। फिर जो है चौथा हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा पॉलीसेकेराइड। तो इसमें देखिए जो मोनोसेकेराइड होता है इसमें क्या क्या आता है, आप इतना जान लीजिए। तो इसमें हमारा आता है ग्लूकोज। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा ग्लूकोज, फिर आता है हमारा फ्रक्टोज, फिर आता है हमारा ग्लैक्टोज। ठीक, और इसके बाद जो हमारी डाई होती है इसमें हमारे, और इसमें एक चीज जान लीजिए, तो इसमें जो है हमारा डाई में आता है हमारा सुक्रोज, इसमें आ जाता है हमारा सुक्रोज, फिर आता है हमारा माल्टोज, और फिर आता है हमारा लैक्टोज। ठीक है, ये हमारे डाई के अंतर्गत आते हैं। और इसके पॉली के अंतर्गत आप जान लीजिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे हमारा सेलुलोज हो गया, है ना, फिर पेक्टिन हो गया, फिर हमारा ग्लाइकोजन हो गया इसमें। उसके अलावा हमारा हो गया डेक्सट्रीन, ये हो गया डेक्सट्रीन, हो गया स्टार्च हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझिए कि ये जो है हमारे 3 भागों में हम कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत करते हैं रासायनिक तौर पे। ठीक है, इसमें जो है मोनोसेकेराइड में क्या आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, डाई में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, फिर जो है पॉली में हमारा आ जाता है, पॉली में क्या आता है, तो सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, डेक्सट्रीन हो गया, स्टार्च हो गया। अब देखिए अगर आप इसको पढ़ लें तो बहुत आसानी से जो है आंसर आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड में क्या है, देखिए सुक्रोज ऑप्शन में हमारे है, फिर है ग्लूकोज, फिर है माल्टोज, फिर है लैक्टोज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूकोज। बाकी अन्य क्या है, तो हमारे डाइसेकेराइड है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा डाइसेकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनता है। ऑप्शन ए है लैक्टोज, फिर है माल्टोज, फिर है सुक्रोज, फिर है ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सुक्रोज जो हमारा है। ये सुक्रोज हमारा किससे बनता है, तो ये हमारा जो है डाइसेकेराइड
ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं हमारे सुक्रोज को। ठीक है, नेक्स्ट आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो देखिए अभी हमने बताया ऊपर आपको कि कौन सा है, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च को हम रखते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डिसेकेराइड, फिर है एल्गोसेकेराइड। एल्गोसेकेराइड भी आपका, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं, हमको 3 प्रकार पढ़ने जो हमने भी आपको बताया। ठीक है, मोनो, डाई और पॉली, और एल्गोसेकेराइड हमको टीजीटी में नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ऑप्शन हमारा क्या है, आमाशय, छोटी आंत, मुंह, बड़ी आंत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंह। मुंह से हमारे, ये सी है जो, मुंह से हमारे कार्बोहाइड्रेट के पाचन का शुरुआत हो जाता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, सेलुलोज किस में पाया जाता है? ए है पशु उत्तकों में, अनाज में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, ठीक है, फिर है दूध में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देख लेते हैं सी क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, क्योंकि सेलुलोज हमको उससे प्राप्त होता है। सेलुलोज आप जानते हैं क्या, जैसे कोई पेड़ पौधे के तनों के अंदर मौजूद होता है ना, जड़ में सेलुलोज होता है तथा हेमी सेलुलोज के रूप में हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों में हमको सेलुलोज प्राप्त होगा। ये चीज आप समझिए। देखिए चाहे तो इसी वीडियो को हम 1 घंटे 1.5 घंटे की पूरा खींच करके कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं है, समय कम है, कम समय में ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड करानी है। और बाकी जो है इस समय बस रेंडमली आपको सारी चीजें रिवीजन करनी है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। ठीक है, नहीं तो देखिए 50 डेज सीरीज में हम इतना था, हर चीज को पूरा एक्सप्लेन कर देते थे, लेकिन देखिए इसमें यह है कि आपको बस अब जो है समय कम है, आप लोगों को बस एक तरह से रिवीजन करना है जल्दी जल्दी। तो देखिए आइए अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में पच नहीं पाता? तो देख लेते हैं, ए है स्टार्च, फिर है लैक्टोज, फिर है माल्टोज, फिर है सेलुलोज। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा, सेलुलोज। ये क्या होता है, तो ये पचता नहीं है। देखिए इसमें रेसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो ये क्या करता है, हमारी आंतों के लिए उसका क्रमांकन को बढ़ा देता है, और बाकी शरीर में ये पचता नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, लैक्टोज मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो देखिए ग्लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो हमारा जो है ऑप्शन है शहद, दूध, फल, चावल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध में। दूध में हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये दूध में ग्लैक्टोज हमको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न, 1 मिनट। अगला है, ग्लैक्टोज मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? ये हो गया है, वैसे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध। दूध में ग्लैक्टोज पाया जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता व्यक्ति को कितनी होती है? लगभग वयस्क व्यक्ति को कितनी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता एक वयस्क व्यक्ति को लगभग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ग्लाइकोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको, ग्लाइकोजन को हम कैसे जानते हैं? वनस्पति स्टार्च, पशु स्टार्च, वनस्पति फाइबर, फिर है सरल शर्करा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, पशु स्टार्च। ठीक है, पशु स्टार्च के नाम से हम ग्लाइकोजन को जानते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत क्या हैं? ऑप्शन हमारे पास है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, और फिर है सी, करेक्ट आंसर हमारा कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो ये हमको बहुत ही प्रमुख स्रोत हम कह सकते हैं एक तरह से मिलता है, क्योंकि ये क्या होता है, तो ये जो है करंट एनर्जी हमको देता है, ये तुरंत जो है एक तरह से कहते हैं हमको ये ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इतना आप ध्यान लीजिए। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो हमारा एक तरह से मोनोसेक्राइड है, इसमें क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है ना, पाचक रस इस पर क्रिया नहीं करता, ये तुरंत अवशोषित हो जाते हैं ना शरीर में, इसीलिए जो है ये करंट एनर्जी हमको देते हैं, तुरंत जो है ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। चलिए फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है क्या, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेक्राइड है? अभी देखिए इसीलिए हमने ऊपर वर्गीकरण कर दिया था, तो इस तरह से आप बार बार जो है गलत नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेक्टिन, है ना, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब हमारे क्या है, ग्लूकोज, और जो है ये हमारा ग्लूकोज हो गया, और ये हमारा फ्रक्टोज हो गया। ये क्या है, तो ये हमारा मोनो के अंतर्गत आ जाता है, और जो सुक्रोज है ये हमारा डाई के अंतर्गत आ जाता है, और जो पेक्टिन है ये हमारा पॉलीसेक्राइड के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, कार्बोहाइड्रेट की पाचन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ए है माल्टोज, बी है ग्लूकोज,
सी है ग्लाइकोजन, डी है इंसुलिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की जो है अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो वो हो जाता है हमारा, एक मिनट, बी हो जाएगा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज मिलता है हमको इससे। ठीक है, और तुरंत एनर्जी हमको प्रदान करता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है। तो कौन सी समस्या हो सकती है ये देखते हैं, मधुमेह, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, ग्वाइटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमेह हो जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट जब अधिक हो जाता है तो हमको मधुमेह हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि इसका अंतिम उत्पाद अभी आपने ऊपर पढ़ा, अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो इसका अंतिम उत्पाद हमारा होता है ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज फिर हमारे रक्त में जब इसका स्तर बढ़ने लगता है तो हमको क्या होता है, तो हमको जो है एक तरह से कह सकते हैं मधुमेह हो जाता है। और यही इंसुलिन जब पेनक्रियास से निकलता है, बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलता है वही इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हमको क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। अगला ये देखते हैं, अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा में नहीं आता। तो देख लेते हैं भाई कौन सा शर्करा में नहीं आता है, ग्लूकोज, पेक्टिन, फ्रैक्टोज, माल्टोज। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पेक्टिन। पेक्टिन क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट शर्करा में नहीं आता है। अगला ये देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, ऊर्जा मापन की इकाई क्या है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है ग्राम, लीटर, कैलोरी, न्यूटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलोरी। ठीक है, ऊर्जा मापने की हमारी इकाई क्या है, कैलोरी है। और एक चीज देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय मापक क्या है। ठीक है, ऊर्जा का अंतरराष्ट्रीय मापक क्या है, तो ये है जूल। ठीक है, ये याद रखिए, ये प्रश्न 2021 टीजीटी में से आया भी था। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ग्लाइकोजन मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में संचित रहता है। तो किस अंग में संचित रहता है ये देखते हैं, यकृत हो गया, हृदय हो गया, आमाशय हो गया, फेफड़ा हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन बी, यकृत। ठीक है, यकृत में क्या होता है, तो ये जो हमारा ग्लूकोज है वो जितना हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो उस पर जो है वो खर्च हो जाता है, बाकी बचा हुआ पूरा ग्लाइकोजन के रूप में हमारे यकृत में क्या होता है, तो यकृत में वो हमारे संग्रहित हो जाता है। और यही बाद में जब उपवास की स्थिति होती है या कोई ऐसी स्थिति आती है हमारे शरीर की, जब हम एनर्जी नहीं ग्रहण करते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो यही जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में फिर कन्वर्ट हो करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने लगता है। फिर चलिए अगला ये देखते हैं प्रश्न। अगला है हमारा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइटरी फाइबर कहलाता है। ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, सेलुलोज हो गया, माल्टोज हो गया। तो बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेलुलोज। ये हमारा डाइटरी फाइबर कहलाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, इंसुलिन किस कार्य में सहायक होता है। अभी हमने बताया था आपको ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में। ऑप्शन देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण, वसा पाचन, ग्लूकोज की कोशिकाओं में पहुंचना, ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाना, फिर है जल संतुलन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाना। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में पहुंचाता रहता है। और जब यही इंसुलिन जब नहीं बनता है तो फिर ये जब रक्त में हमारी जो कोशिकाओं में नहीं पहुंचता तो रक्त में इसकी मात्रा ज्यादा होने लगती है ग्लूकोज की, तभी जो है हमें डायबिटीज हो जाती है या मधुमेह कह सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, पाचन के बाद मोनोसेकेराइड का अवशोषण कहाँ होता है। पाचन के बाद मोनोसेकेराइड का अवशोषण कहाँ होता है देखते हैं। ए है अमाशय, फिर हमारा क्या है बड़ी आंत, फिर है छोटी आंत, फिर है मुंह। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं, एक मिनट एक मिनट। अगला हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। और प्रोटीन को आप जानते हैं कि क्या क्या है, इसको सर्वप्रथम रखा गया है। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी हमें जो है क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं इसको भी हमें, ये भी हमारा दीर्घमात्रिक पोषक तत्व है। ठीक है, प्रोटीन। तो आइए फिर देखते हैं प्रोटीन से जो है रिलेटेड प्रश्न, आइए हम समझते हैं प्रोटीन के प्रश्नों को। और प्रोटीन को आप जानते हैं ये क्या है, मैक्रो है ना, इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है। आप इतना जानते हैं ना कि जो माइक्रो होते हैं, है ना, एक मिनट फिर से ये देखते हैं, माइक्रो होते हैं उनकी आवश्यकता हमें कम होती है, जिसमें हमारे क्या होते हैं खनिज लवण विटामिन वगैरह आ जाते हैं। और जो ये माइक्रो होते हैं ये याद रखिएगा, चाहे ऐसे चाहे लघु मात्रिक दीर्घ मात्रिक देख लीजिए, है ना,
तो ये जो माइक्रो होते हैं इनकी हमको क्या होता है, अधिक आवश्यकता होती है। इसके अंदर हमारे क्या क्या आ जाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, आता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सब हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। और माइक्रो में हमारे मिनरल्स जितने हो गए, विटामिन वगैरह, ये सारे आते हैं। ठीक है, ये चीज जान लीजिए। और एक आप जान लीजिए, प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, हो सकता है इसमें हो भी नीचे, तो ये हमारी सूक्ष्म इकाई है अमीनो एसिड्स। ठीक है, और देखिए इसका एक वो है फिगर देख लेते हैं, C+H+O+N। ठीक है, और तो इसमें N का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, और ये कितनी होती है, लगभग 16% तक की होती है। ठीक है, अगर वैसे देखने को मिल जाए तो जो है कहीं कहीं पर 18 भी होता है, और अगर 13 से 20 नियर अबाउट है तो आप 13, 20 या फिर 18, लेकिन एग्जिट ये 16 करेक्ट होगा आपका। तो चलिए फिर देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं प्रोटीन के निर्माण खंड को क्या कहते हैं, देख लेते हैं। शर्करा अम्ल, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल। ठीक है, तो देखिए ये जो है थोड़ा सा लैंग्वेज पे आप नहीं जाएंगे, है ना। निर्माण खंड का मतलब है सबसे छोटी, जब ये सोच रहे तो किसकी, इसकी जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हमारा अमीनो अम्ल हो जाएगा, है ना, अमीनो एसिड्स जिसको कहते हैं। देखिए अभी हमने बताया था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न, प्रोटीन का मुख्य रासायनिक तत्व कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट और वसा में नहीं पाया जाता। तो देख लेते हैं, ए है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है कार्बन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य रासायनिक तत्व जो कार्बोहाइड्रेट और वसा में नहीं होता वो नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और ये कितने प्रतिशत होता है, तो ये 16% तक की आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, 18 से 20 अगर आ रहा है तो ये भी लगा देंगे, लेकिन जो है 16% आपको मिलता है, और यही हमारे जो है किसमें, तो कार्बोहाइड्रेट में और वसा में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न आइए देखिए। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन की सबसे सरल संरचना कौन सी, ऑप्शन है द्वितीयक, फिर है हमारा ऑप्शन प्राथमिक, फिर है तृतीयक, फिर है चतुर्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक। अगला ये प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। ए है ऊर्जा, बी है वसा, सी है प्रोटीन, डी है खनिज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। क्वासियोरकर रोग किसी कमी से होता है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकर। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर देख लीजिए कि जो कि आपका क्या होता है, प्रोटीन प्लस कैलोरी कह लीजिए या ऊर्जा, तो इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से हमें होता है मैरास्मस। ठीक है, ये रोग आपको देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। और ये ट्रिक भी हम कई बार हमने बताया, क्योंकि हमें कमेंट में कई बार पूछा है कि मैम ये कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए हमने बताया कि जैसे सिर्फ अगर एक आ रहा है तो क्वासियोरकर, और एक जो बच जाएगा वो तो होगा ही। अगर नहीं आ रहा, देखिए सिर्फ ये कोई कहीं पर लिखा नहीं, सिर्फ एक ये मेरी लैंग्वेज है ट्रिक। जैसे हमने अपने स्कूल में भी पढ़ाते हैं क्लास में बच्चों को, अगर तो उससे पूछते हैं कि मैम नहीं याद हो जाता, भूल जाते हैं कि तो क्या करें, तो उसमें हमने बताया कि मैरास्मस, मैरास्मस मतलब मिला जुला, मिला जुला, माँ से मैरास्मस, सब मिला मिला करके मिल जाना, सन जाना, आपस में मिल जाना, मैरास्मस मैरास्मस। तो जहां पर इस तरह से होगा तो दो चीजें होंगी तभी मिलेगा, तो प्रोटीन ऊर्जा, मैरास्मस सिर्फ प्रोटीन कैलोरी, ऐसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगला ये आपका प्रश्न देखिए, किसी भी चीज को एक चीज से आप रिलेट कर दीजिए, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, फिर वो कभी नहीं गलत होगा। निम्न में से पूर्ण प्रोटीन का स्रोत कौन सा है, देख लेते हैं। ए है गेहूं, बी है चावल, सी है अंडा, डी है मक्का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन सी, अंडा। अंडे में पूर्ण प्रोटीन का ये स्रोत माना जाता है। बाकी देखिए आप बहुत सारी अनाजों में जो होता, जो दाल में होता है वो चावल में नहीं होता, जो चावल में होता है वो गेहूं में नहीं होता, ऐसे ही जो है इसीलिए सब चीज को मिला जुला कर खाते, तभी जो है हमारे हमें हर आवश्यक तत्व जितने भी होते हैं 10 होते हैं आवश्यक, वो हमको बाहर से लेने पड़ते, तो इन्हीं तरह से मिला जुला कर जब खाते हैं तो हमको सबकी प्राप्ति होती है। ठीक है, हमने बताया था आपको, वो हमारी एक प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप तो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सारी वीडियो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। पूरा आप उसको रिवीजन कर लीजिए बहुत सरल शब्दों में। देखिए हमें नहीं कहते हैं, लेकिन मतलब इधर उधर का बहुत कुछ नहीं, ना कोई ऐड ना कुछ, बस जो है सीधा सीधा आपको बहुत सी चीजें नोट्स आपको प्रोवाइड हैं उसमें, प्लेलिस्ट पे आप जाइए आपको मिलेगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। ए है मुंह, बी है यकृत, सी है अमाशय, डी है बड़ियात। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अमाशय। ठीक है, अमाशय में हमारे प्रोटीन का पाचन मुख्यतः होता है। अगला ये देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं किस अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो देख लेते हैं, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था, गर्भावस्था, निद्रावस्था। तो करेक्ट आंसर क्या जाने वाला, ऑप्शन सी, गर्भावस्था, है ना। गर्भावस्था में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु पल रहा होता है उसकी भी कोशिकाओं की जो है मरम्मत, उस सॉरी उसके भी निर्माण में आवश्यकता होती है।
है ना, नया भ्रूण पल रहा होता है, तो इस तरह से, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, इसको निर्माणात्मक कार्य करने के लिए, कोशिकाओं की क्षति मरम्मत इन सब के लिए प्रोटीन जाना जाता है, तो जो है हमें आवश्यकता इसकी बहुत ज्यादा पड़ती है गर्भावस्था में। अगला ये प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन की पाचनशीलता किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है कैलोरी, फिर है बायोलॉजिकल वैल्यू, फिर है इंसुलिन स्तर, फिर है विटामिन सी स्तर। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है? ऑप्शन बी बायोलॉजिकल वैल्यू से हम प्रोटीन की पाचनशीलता को नापते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला है, शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या है? अभी हमने बताया इसके ऊपर। देखिए इसीलिए कहते हैं कि सीधे सीधे प्रश्न देखिए आपको नहीं मिलेगा। देखिए हमने भी इतनी बार एनालाइज किया है 2004 से लेकर के 21 तक के सारे। अभी देखिए वही हमारा चल भी रहा था, आज वो हमारा एक कंप्लीट हो गया है, लेकिन व्यस्तता अधिक है इसमें, स्कूल का भी बहुत ज्यादा वर्क है, तो जो है थोड़ा वर्किंग लोड ज्यादा है, तो मजबूरी है मेरी, नहीं तो हम सोच रहे हैं कि और भी ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड कराएं। तो देखिए उसमें क्या है, एनालाइज किया। देखिए ऐसा होता है ना कि सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा तो बहुत रेयर ही मिलते हैं, एक आध प्रश्न बस ये रहता है कि टॉपिक से, सेम टॉपिक, जैसे आपसे रेशम से पूछ रहे तो रेशम से दूसरी चीज पूछ लेंगे, है ना। तो इसी तरह से आपको बिल्कुल सेम प्रश्न नहीं मिलता है। ये रहता है कि बिल्कुल उसी टॉपिक से, दांत से पूछा तो दांत से ही 2-3 तरह के प्रश्न आ गए, पट्टी से पूछा तो 2-3 तरह के आ गए। हमने देखिए एनालाइज किया था, आप प्लीज वो वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, उसका माइंड सेटअप आप बताइए। तो देखते हैं शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रहण, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत, फिर है जल संतुलन, फिर है हार्मोन का संश्लेषण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऊतकों का निर्माण। आइए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 30 नंबर का है, प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता एक सामान्य वयस्क के लिए लगभग कितनी होती है? तो देख लेते हैं सब कितनी होती है, आइए देखते हैं। ऑप्शन है 10 ग्राम, फिर है 25 ग्राम, फिर है 45 से 60 ग्राम, फिर है 100 ग्राम। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है? ऑप्शन सी 45 से 60 ग्राम। देखिए आरडी के अकॉर्डिंग वैसे तो ऐसे जो है क्या है, क्या बताया गया है कि 0.83 ग्राम, है ना, इतनी जो है आपकी 2024 में आपके आरडीए में बताया गया है। और वैसे क्या थी कि पर किलो पर ग्राम, जितने व्यक्ति, जितने किलो का है व्यक्ति, उतने किलो उतने ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। लेकिन इस बार कितना हो गया? तो 0.83 ग्राम आपको आवश्यकता है। लेकिन देखिए ये यहाँ पर कोई विशेष चीजें नहीं पूछी गई कि कितनी, तो ये सामान्य वयस्क में जो है आ जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, क्योंकि हम आंसर करेंगे जो है, जो भी हमारा ऑप्शन में है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। देखिए आ गया, अभी हमने इसको समझाया था आपको, देखिए मिल भी गया प्रश्न आपका, है ना। मरासमस रोग, मुझे मैंने बता दे, मैंने ध्यान नहीं दिया था पीडीएफ पे कि कहीं अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न ना होता। मरासमस रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये हमारा है केवल प्रोटीन, केवल वसा। केवल तो वैसे भी कट ही जाएगा, विटामिन ए से जो है व्रतौंधी होती है, आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही आसान है ये तो, मतलब कॉमन सा है। तो यहाँ पर प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से मरासमस रोग देखने को मिलता है, और ये बच्चों में अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल अनिवार्य नहीं है? ए है ल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन, ग्लाइसिन, वेलिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन क्या है? तो ये अमीनो अम्ल अनिवार्य नहीं है आपका। देखिए इसकी ट्रिक हमने बताई थी आपको, 10 आवश्यक 10 अनावश्यक होते हैं। ठीक है, आवश्यक में हमारे हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल, लेनिन, और एक मिनट, वेलिन, फिर अर्जिनिन, फिर ट्रिप्टोफेन, फिर थ्रियोनिन, मिथियोनिन, ये सारे आते हैं। ठीक है, और बाकी अनावश्यक में क्या है? तो प्रोलिन, एसलिन, फिर एस्पारिजिन, फिर है टायरोसिन, स्पायरोटेट, फिर ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, फिर लाइसिन, सेरिन। ठीक है, और एक चीज है, देखिए हिस्टाडिन जो होती है, ये देखिए कुछ आधी जरूरत है, नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक होती है, और अर्जिनिन किशोरों को आवश्यक होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रोटीन का पाचन एंजाइम कौन सा है? ए है एमाइलेज, बी है ट्रिप्सिन, फिर सी है लाइपेज, डी है माल्टेज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए है ग्लाइकोलाइसिस, बी है ट्रांसलेशन, सी है ऑक्सीकरण, डी है पाचन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा शाकाहारी स्रोत है? ए है सेब, बी है चना, सी है चावल, डी है आलू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा वसा से है, वसा से प्रश्न हमारे हैं, देख लेते हैं।
एक मिनट। वसा का रासायनिक संगठन किस प्रकार होता है? चलिए फिर देखते हैं। अभी हमने ऊपर बताया था कि नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता वसा में। ऑप्शन है अमीनो अम्ल और नाइट्रोजन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, पेक्टिन और एस्टोन, तो ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट के हैं। बच क्या रहा है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है वसा की 1 ग्राम मात्रा से कितनी कैलोरी? कौन सा प्रश्न है? 9 कैलोरी आपको मिलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित से कौन सा संतृप्त वसा का उदाहरण है? घी, मक्खन, नारियल तेल, सूरजमुखी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरजमुखी। अगला प्रश्न है आपका वसा का पाचन। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि जो है मेरी बिटिया का फोन आ रहा है ना, नवोदय में है वो, तो उसका फोन आ रहा है बार बार, तो हम कट कर रहे हैं बीच में। तो थोड़ा सा देखिए रेंडमली हम देख ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा उसको स्पीड कम करके देख लीजिएगा। वसा का पाचन कहाँ होता है? तो आइए देखते हैं। अमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर है मुंह, तो वसा का पाचन कहाँ होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। वसा की कमी से शरीर में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? ए है रक्ताल्पता, बी है विटामिन ई, विटामिन ए, डी, ई, के की कमी, फिर है स्कर्वी, फिर है थायराइड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए, डी, ई, के की कमी से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है देखिए, बी और आपका सी ये आपके जल में घुलनशील है, बाकी आपके ए, डी, ई के जितने हैं ये सारे आपके वसा में, तो जो वाटर सोल्यूबल है, सॉरी बी और यहाँ पे जो है आपका, तो मेरा तो यहाँ पे बी और सी, ठीक है, बी और सी आपके जल में है, वसा में घुलने वाले ए, डी, ई के, तो जब हम आप वसा कमी हो जाएगी तो हमें ए, डी और ई की कमी होने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि जब वो आपका फैट सोल्यूबल रहेगा तो फिर वो जो है जल में आपका घुलेगा नहीं। ये सारी समस्याएं हैं, तो समझ लीजिए है ना, वसा की कमी से क्या हो जाएगा? ए, डी, ई के की कमी होने लगेगी। अगला ये प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शरीर में वसा का भंडारण मुख्यतः कहाँ होता है? तो ए है यकृत, फिर है त्वचा के नीचे, फिर है मस्तिष्क, फिर है किडनी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा के नीचे, है ना। वसा का भंडारण मुख्यतः त्वचा से, और वसा की कमी से एक आपको रोग और देखने को मिलेगा, वो क्या होता है? फाइनोडर्मा। ठीक है, वसा की कमी से आपको फाइनोडर्मा रोग, जिसमें क्या होता है? स्किन सिकुड़ी सिकुड़ी सी अजीब सी हो जाती है, ये आपका वसा की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संतृप्त वसा का अधिक सेवन किस रोग से जुड़ा है? ए है त्वचा रोग, फिर है मधुमेह, फिर है हृदय रोग, फिर है अस्थमा, तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हृदय रोग। ठीक है, जो संतृप्त वसा होगी, जो इसकी सेवन, क्योंकि क्या होती है, जो जम जाती है, और ये जमने वाली वसा होती है, ये बहुत ही ज्यादा, ये हमारी क्या होते हैं, धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, और ये हृदय रोग का कारण बन जाती है आगे चल करके। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है वसा की दैनिक आवश्यकता एक सामान्य वयस्क को कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 से 30% तक की। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। ट्रांस फैट्स किसमें अधिक पाए जाते हैं? ए है हरी सब्जियों में, ताजे फलों में, प्रोसेस्ड और पैकेज फूड में, डी है दूध, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोसेस्ड और पैकेज फूड में ट्रांस फैट्स अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए। चलिए फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? अभी हमने बताया ही था, तो ए, डी, ई और एक बचता है के, ये सारे आपके वसा में घुलनशील, बाकी बचा बी, तो ये किस में घुलता है? तो ये आपका जल में घुलने वाला विटामिन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वसा का पाचन एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, बी है पेप्सिन, फिर सी है लाइपेज, डी है एमाइलेज, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइपेज। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है फैटी अम्लों का अवशोषण किस रूप में होता है? ए है ग्लूकोज, बी है अमीनो अम्ल, सी है माइक्रोमिकल्स, डी है ग्लैक्टोज, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रोकेमिकल्स। फैटी अम्लों का अवशोषण माइक्रोकेमिकल्स के रूप में होता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? शरीर में वसा का मुख्य कार्य क्या है? ए है खनिजों का निर्माण, बी है ऊर्जा संग्रहण, सी है जल संतुलन, डी है हार्मोन का निर्माण, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ऊर्जा संग्रहण, है ना। शरीर में वसा का प्रमुख कार्य ऊर्जा संग्रहण, क्योंकि आप जानते हैं वसा से हमको क्या मिलता है? 9, 1 ग्राम बराबर कितनी मिलती है? 9 के कैलोरी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हो जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किसका उदाहरण है?
ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ट्रांस फैट, बी है सेचुरेटेड फैट, सी है आवश्यक फैटी अम्ल, डी है कोलेस्ट्रॉल। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, आवश्यक फैटी अम्ल। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड किसका उदाहरण है? तो ये आवश्यक फैटी अम्ल का उदाहरण है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारी सीरीज का आखिरी प्रश्न है। देख लेते हैं, कौन सा भोज्य पदार्थ वसा का अच्छा स्रोत है? ए है सेब, फिर है मूंगफली, फिर है चावल, फिर है पत्ता गोभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली। ठीक है, क्योंकि ये वसा जो है इससे मिलती है। बाकी चावल, पत्ता गोभी, सेब, इससे क्या है, ये जो है इसमें आपको प्रोटीन मिलता है, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पत्ता गोभी जो है ये भी सब्जियों के अंतर्गत आता है, और सेब में भी विटामिन ए मिलता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली। ठीक है, अगर वैसे ना भी आता तो देखिए इसमें आप लगा ले जाएंगे ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का, और जो है ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों का सहयोग रहा तो हम लोग अच्छा साथ देंगे, और ईश्वर करें, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त हो। ठीक है, सब लोग जहाँ जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो जरूर प्राप्त हो जाए। बस लेकिन इतना है, आप इतना समझिए कि सीटें जितनी हैं उतने ही लोगों का होना है। अब उसमें से कौन एक विजेता होता है वो तो समय ही बताएगा। बाकी इसके अलावा फिर हम हमेशा साथ रहेंगे, और कामना है कि जो जितनी ज़्यादा मेहनत करे उतना ही अच्छा है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग धैर्य के साथ जितना हो सके उतना पूरा अपना 100%, कैसे 200% दीजिए। जितना कर सकते हैं लास्ट, उससे और अधिक करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए कोशिश आखिरी सांस तक करते रहिए। जीत हो या हार हो तो बात की बात होती है। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए, हमेशा हम शुरुआत में कहते हैं लेकिन लास्ट में कह दे रहे हैं कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, या तो तू मिले या फिर हम ठिकाने लग जाएं। यानी कि जो हमारा लक्ष्य है ना, गोल कह दे, तो हमें जो है देखिए हम पढ़ते भी हैं लक्ष्य मूल स्तर। तो जो हमारा लक्ष्य है उस तक हम जब तक पहुंच ना जाए तब तक हमको लगातार मेहनत करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो चलिए फिर इसी जो है ब्लेसिंग के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से अच्छा कर पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।